वोडाफोन आइडिया के अंदर एक चर्चा के अनुसार तेजी आ गई है। जब किसी कंपनी में चर्चा के अनुसार तेजी आ जाए कि यानी कि एक कंपनी कुछ कर रही है और उस कंपनी के अंदर स्थितियों को समझकर विश्लेषक कह रहे हैं कि अप्रैल 2020 को कंपनी का शेयर 19 रुपये करीब का था। 3 अप्रैल 2020 को कंपनी का शेयर 19 रुपये करीब का था, जो 27 फरवरी 2026 में 211 रुपये का हो गया। जब हम शेयर ले लेते हैं ना तो अपने द्वारा ही टेंशन पाल लेते हैं और अपने द्वारा टेंशन नहीं पालते। लॉन्ग टर्म कहते हो तो फिर लॉन्ग टर्म में गिरावट भी आपको देखनी चाहिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे अशोक लीलैंड के बारे में। Q1 भी आ गया है, कंपनी ने क्या उपलब्धि हासिल की है। प्यारे सब्सक्राइबर कह भी रहे हैं काफ़ी दिनों से अशोक लीलैंड पर वीडियो भी नहीं बनाई है, तो अशोक लीलैंड की स्थितियों को समझेंगे। देखो सर, इसका रिजल्ट अच्छा है, बेहतर है, बढ़िया है, उसके बावजूद भी शेयर के अंदर गिरावट हो गई। और मैंने आपको कहा था, कई बार कहा है कि आपके मेरे बस के नहीं है कि हम ये जांच लें कि रिजल्ट के बाद, अच्छा करने के बाद भी भागेगा और बुरा करने के बाद भी गिरेगा। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनको भागना होता है, वो अच्छे रिजल्ट के बाद भाग जाते हैं, और कुछ शेयर ऐसे हैं कि उनकी उस कंपनी से भी अच्छी नीतियाँ होगी, जो भागा था वो गिर जाते हैं ना। तो अशोक लीलैंड को ना आज लॉन्ग टर्म के विषय के साथ समझाऊंगा। और देखो सर, मैं आपको पहले बता दूं, अशोक लीलैंड की वीडियो आज पहली बार नहीं है, तब से है जब से शेयर बहुत नीचे के लेवल भी दिखा चुका है, वहाँ से स्थितियाँ हैं। तो लॉन्ग टर्म एक जो बड़े एनालाइज करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो होता क्या है लॉन्ग टर्म, आज अशोक लीलैंड आपको वो बताएगा। दूसरी बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। मैंने उसका ना अभी आपके सामने एक एनालाइज की थी रिजल्ट से पहले, और वहाँ पर DIs का बढ़ना, वो कैसे बढ़े, क्या चीज़ है, सब बताया। तो आज उसका रिजल्ट भी आ गया, रिजल्ट भी देखेंगे। वोडाफोन आइडिया के अंदर एक चर्चा के अनुसार तेजी आ गई है। जब किसी कंपनी में चर्चा के अनुसार तेजी आ जाए कि यानी कि एक कंपनी कुछ कर रही है और उस कंपनी के अंदर स्थितियों को समझकर विश्लेषक कह रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया भी उससे अच्छा हो सकता है, तो ये चर्चा हो गई। चर्चा किस बात की थी कि एयरटेल जो है अपने कुछ एंट्री लेवल, जो कुछ की कीमत के कुछ प्रीपेड प्लान है, उसे बंद कर रहा है। अब उसे बंद कर रहा है ना बिना टैरिफ बढ़ाए, यानी समझो कि अगर एयरटेल के काफ़ी कस्टमर हैं और उसके कुछ एंट्री लेवल वाले प्लान हैं, और उस जैसे मैं उसका एक कोई प्लान ले लेता हूँ, मान लो 230 रुपये का ले लिया, उसे कंपनी ने बंद कर दिया। यहाँ क्या हुआ, जो 230 का रिचार्ज कराता था, अब वो कितना कराएगा, जितना कंपनी बढ़ाएगी, यानी 328 का मान लो। तो इससे क्या मिला आपको, इससे ये मिला कि जो 228 रुपये मेरे जा रहे थे, अब मेरे 328 जाएंगे। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ कंपनी को 100 का फ़ायदा हो गया बिना टैरिफ बढ़ाए, और ये मोनेटाइजेशन हो गया बढ़िया वाला। इससे क्या होगा, इससे कस्टमर चाहें तो फिर वो कराएंगे, नहीं तो फिर वो पोर्ट कराएंगे। तो दो मकसद में निकल सकते हैं इसके। पर कुछ विश्लेषक ऐसे होते हैं, हमारा नज़र जो है ना वोडाफोन आइडिया में डाल रहे हैं, और वोडाफोन आइडिया की स्थिति हम सब समझ रहे हैं ना, हम सब समझ रहे हैं, बहुत अच्छी है इसकी स्थितियाँ। क्या स्थिति है वो सब पता है हमें। अभी बीच में मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी ना कि इसने, वोडाफोन आइडिया ने 2018 में जो मर्ज हुआ था वोडाफोन और आइडिया प्लस वोडाफोन आइडिया, मर्ज के बाद लगातार 1 तिमाही में, यानी 3 महीनों में इसने अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाया। ये मैंने आपको बताया था कि ये बहुत अच्छी खबर है। दूसरा, लॉस को इसने कम किया है, सेल को बढ़ाया है, ये चीज़ें हैं। और 45,000 का जो कैपस है, वो सारी स्थितियाँ इसके साथ हैं। तो वो सब इसके काम की विधि बता रहे हैं कि इससे ये काम करेगा, पर उसका क्या जो इसके ऊपर इतना कर्जा है। तो विश्लेषक कुछ ना कुछ जोड़कर आपको बताएंगे, उसको भी समझ लेंगे।
कल मैंने आपके लिए ओला इलेक्ट्रिक, जो इसकी पीएलआई स्कीम की स्थितियाँ थी, जियो फाइनेंस सर्विसेज जिसके अंदर बैंक ऑफ अमेरिका ने कुछ बताया कि इतनी हिस्सेदारी इसकी क्रेडिट जो इसका बिजनेस है क्रेडिट वाला उसके अंदर करेगा, तो वो मैंने आपको भली बात ही समझाया। अब दोनों न्यूज़ ना तेज़ी वाली नहीं थी, पर दोनों न्यूज़ जो ना समझे इन्वेस्ट करने वाली थी। तो मैंने कैसे आपको समझाया, क्या हुआ दोनों शेयर में आज समझ में आया, गिर गया। अब जियो मुझे पता है बहुत अच्छा है, अब ओला मुझे पता है कि उसकी नीतियाँ मोतीलाल ओसवाल के साथ तो है, पर उसकी गीगा फैक्ट्री क्या क्या जो चीज़ कर वो फ्यूचर की है। उसके बावजूद भी तो कल मैंने आपको उसको निगेटिव स्थितियों के साथ बताया ना, कल की स्थितियों के साथ, कि जो ये न्यूज़ है वो क्या इफेक्ट डाल रही है। अच्छा, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा राम राम जी सर जी, जिस शेयर का आप एनालाइज करते हो वो कभी भी शेयर अप नहीं जाता, क्यों सर? सबसे पहली बात मैंने यहाँ भी लिखा है कि मैं सर किसी शेयर को ऊपर नीचे के लिए वीडियो नहीं बनाता, जो न्यूज़ आ रही है उसकी स्थितियाँ समझाता हूँ कि इससे हो क्या सकता है। उस जो कल की वीडियो देखेगा उसको वो चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर है, इन्होंने ऐसा कहा तो इनको लगता होगा। वैसे मेरा कोई भी मकसद ऐसा नहीं शेयर को ऊपर नीचे की स्थिति के साथ बताना। तो सर वोडाफोन आइडिया ने कैपेक्स प्लान बताया था 45,000 करोड़ रुपए का। 9,000 करोड़ रुपए का इसने ऑर्डर दे रखे हैं, किसको? नोकिया और एरिक्सन के साथ मिलकर करेगी विस्तार। 45,000 करोड़ का कैपेक्स में 9,000 का ऑर्डर ये दे चुका है। तो ये क्या था? ये एक अपने काम को बढ़ाने की स्थितियाँ थी। वीके यानी वोडाफोन आइडिया के मुख्य कार्यकारी अभिजीत किशोर ने जून तिमाही की अर्निंग्स कॉल में विश्लेषक को बताया कि हमने अब तक पूंजीगत खर्च के लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए हैं। ये उन्होंने बता दिया था, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ये न्यूज़ निकल कर आई तो यानी कि एक थोड़ा सा संकेत तेजी का डाल रही थी। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, किशोर ने कहा कि कंपनी अगली 2 तिमाही में हर महीने औसतन 3500 4G टावर लगाने की योजना बना रही है। ये भी पॉजिटिव है। पर दूसरे एंगल से अगर आप समझें तो यहाँ हर 2 तिमाही में अगर 3500 टावर 4G के लग रहे हैं तो 5G का क्या सोचो भाई। 4G में कितना कस्टमर खींच लेगी कंपनी, उसमें तो वर्क ही कर रही है। ज़रूरत कहाँ है कंपनी को 5G के लिए, और जियो एयरटेल क्या कर रहा है? 5G कर रहा है। तो ये एक तरह से किसी को लग सकता है पॉजिटिव, एक तरह से देखे तो भैया 4G मैं तो 5G चलाऊँगा ना। थोड़ा सा उस स्थिति से भी समझे। तो कुछ चीज़ें कंपनी ने यहाँ बताई हैं, वो आप सब पढ़ लेना, किस वजह से जो युद्ध हो रहे हैं उस वजह से जो चीज़ें हुई हैं उसमें अंदर प्रॉब्लम आई है, थोड़ा सा ये बता दिया। अब समझो मेन न्यूज़ क्या न्यूज़ है। टैरिफ बढ़ने की चर्चा के चलते वोडाफोन आइडिया के शेयर 3 सेशन में करीब 11% बढ़े। क्या आपको खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहे हैं विश्लेषक। एक एनालाइज करने वाले व्यक्ति एनालिसिस्ट ने कहा कि टैरिफ पे बढ़ोतरी से वोडाफोन आइडिया के आरपू और रेवेन्यू को बढ़ावा मिल सकता है। टैरिफ यानी कि जो कंपनी अपने टैरिफ को बढ़ाएगी, यानी कि कोई पहले 100 का था आप उसे 150 से 200 करेगी, तो एक ये टैरिफ का भी है। दूसरी तरह अगर मैं आपको बताऊं तो वोडाफोन आइडिया के शेयर शुक्रवार तक 3 सेशन में लगभग 11% बढ़ गए, क्योंकि भारतीय एयरटेल के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर आरपू बढ़ाने के नए कदम से टेलीकॉम सेक्टर में टैरिफ बढ़ाने की उम्मीद आ गई और शेयर 14 रुपये 11 पैसे तक आपको देखने को आज मिल गया। एनालाइज करने वाले व्यक्ति ने कहा कि टेलीकॉम टैरिफ में बढ़ोतरी की बढ़ती उम्मीदों से रैली को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि भारतीय एयरटेल ने कुछ खास एंट्री लेवल प्रीपेड प्लान वापस ले लिए हैं। इस कदम से उसके आरपू को बढ़ने में मदद मिल सकती है। समझाया ना मैंने कि अगर 100 का रिचार्ज होगा तो उसे उसने वापस ले लिया। अब मैं तो सिम चलाऊंगा, मुझे तो नेटवर्क चाहिए, मैं क्या करूंगा? अब जो कंपनी 100 के अलावा 150-200 का होगा तो ऑटोमेटिकली पैसा टैरिफ बढ़ाए बिना एयरटेल पे जाएगा। 12 अगस्त को घोषित इस कदम से एयरटेल को सभी टैरिफ में बढ़ोतरी की घोषणा किए बिना मोनेटाइजेशन बढ़ाने की अनुमति मिल गई, वैसे जैसे मैंने आपको बताया था। दूसरा, एयरटेल का जो प्लान है जो 299 का, 579 का, 679, 19 और 649 वाले प्रीपेड प्लान हटाए हैं। मान लो कोई इसका 299 वाला प्लान था जो 28 दिन का था, जिसके अंदर प्रतिदिन 1.5 GB डाटा मिलता था। अब इसी 28 दिन वाले विकल्प को ग्राहक को 349 वाला प्लान लेना पड़ेगा। ये सिर्फ मैंने आपको छोटा वाला बताया। तो अब 299 का 349 का लेना पड़ेगा। सीधे तौर पर 50 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है।
अब इस तरीके से और अन्य जो प्लान इसने वापस लिए हैं, अब उनको तो वो चाहिए डेटा, तो क्या करेंगे, अब वो ज़्यादा रिचार्ज करेंगे। तो यहाँ टैरिफ बढ़ाए बिना फ़ायदा हो गया। अब इस फ़ायदे को किसी विश्लेषक ने बता दिया कि इससे वोडाफोन आइडिया भी करेगा ना, उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। एक दो तरीक़ों से फ़ायदा हो सकता है। एक तरफ अगर एयरटेल के कस्टमर ये देखे भैया रिचार्ज बढ़ते जा रहे हैं, मैं तो पोर्ट करा रहा हूँ। अब पोर्ट कराने के लिए उसके पास कौन सा ऑप्शन होगा, जियो का होगा या वोडाफोन का होगा। 90% वो जियो की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने का वो रिचार्ज कराए उतने उसे 5G चीज़ें मिल जाएगी। और वोडाफोन आइडिया के पे कैसे जाएगा, उसके सब्सिडी किलो में है ही नहीं। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे कि जो एयरटेल का रिचार्ज करा रहा था वो क्या यार अब तो बढ़ गए, मैं तो उधर जाऊँगा, तो वहाँ उसमें भी आपको वोडा का फ़ायदा नहीं होगा। वोडाफोन अगर इस तरीके से अपने चीज़ों को बढ़ाएगा, 4G के साथ बढ़ाएगा, तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए सबको लग रहा है पॉजिटिव। पर मुझे लग रहा है भैया जब 4G के हिसाब से पैसे बढ़ेंगे तो 5G क्यों नहीं। तो सवाल है, बस इसे आपको अलग अलग सिरे से समझना पड़ता है। ये वो सारी स्थितियाँ हैं जिसे इन्वेस्टर ने कहा कि भैया ये टर्न आउट ये चीज़ें हो सकती हैं जो एयरटेल ने की, अब वोडाफोन के साथ भी ये चीज़ें अच्छी हो सकती। तो ये क्या हो रहा है, ये चर्चा पे शेयर भाग रहा है। जब चर्चा पे शेयर भागता है, काम पर नहीं भागता, वो आपको मैंने सब चीज़ें बताई है। उपाध्याय को लगता है कि स्टॉक में 15 और फिर 15.50 तक के बढ़त की संभावना है, जबकि निवेशकों को एजुकेशन, सब्सक्राइबर ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पर नज़र रखनी चाहिए। तो यहाँ देखो तो इसी न्यूज़ के अंदर क्या कह दिया गया है, उपाध्याय ने तो बता दिया 15.5 तक जा सकता है, और निवेशक कह रहे हैं कि जो काम वोडाफोन कर रहा है उस पर नज़र, सब्सक्राइबर ग्रोथ पर नज़र, और जो ये आगे वर्क करके कुछ कमाएगा उस पर नज़र रखनी चाहिए। तो इसी न्यूज़ पे तो यही चीज़ की काट हो रही है। अब कुछ चीज़ एयरटेल कर रहा है, उससे हम वोडाफोन आइडिया को तेज़ी कैसे देख लें, और 3 सेशन में तेज़ी भी आ गई भैया इससे। तो ये तो समझने वाली न्यूज़ है, इसे आप समझकर चल सकते हैं। देखो सर, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आपके लिए बजाज हिंदुस्तान शुगर पे एक वीडियो बनाई थी, और अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो कंपनी के अंदर अगर हम देखें तो जून 2023 के बाद अब तक की सबसे कम सेल करी है किसने, बजाज हिंदुस्तान शुगर ने, जून 2023 के बाद जो 1126 करोड़ की है। इससे पिछले क्वार्टर देख लें तो 1600 की थी, 1300 की थी, 1100 कुछ की थी, और 1248 की थी। यानी कि इस साल भी कंपनी ने साल दर साल कम और क्वार्टर दर क्वार्टर भी कम सेल की है, यानी कि कंपनी की सेल घट रही है। और अपने लॉस को, जो पहले प्रॉफिट में आ गई थी 2 महीने, अब फिर से लॉस में आ गई, जो लॉस को बढ़ाकर 185 करोड़ का हो गया। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि कंपनी के अंदर जितने 13.33% इसके अंदर अब प्रमोटर बचे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के अंदर, वो सारे के सारे प्लेज हैं, गिरवी रखे हुए हैं। और अचानक से जो इसके अंदर 7.83% जो से 50.41% के जो DIs आए हैं, वो सारे बैंक हैं जो इसको दिवाली के लिए ले जा रहे थे, पर बैठ कर बातें हुई और ज़्यादा शेयर कंपनी के आ गए, और सबसे ज़्यादा फिर देखने को 50% तक के मिल गए DIs, जो कभी ना कभी इस कंपनी से कभी ना कभी निकल सकते हैं। आ गए, बैठ गए, तो आगे वो प्रॉफिट में निकलें या अलग तरीके से निकलें, पर ये जो इसके अंदर इतने DIs आए हैं, ये आपको समझना चाहिए क्यों बैठे हैं, क्योंकि कंपनी को कर्जा दे रखा था। और पब्लिक कंपनी के अंदर जो 65% थी, ये मत सोचे कि एकदम से 34-35% हो गए, वो वही है कि जो शेयर ज़्यादा आ गए हैं। तो ये वह रिजल्ट है जो बेकार बजाज हिंदुस्तान शुगर का है। तो आगे जाकर कुछ भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले कंपनी अच्छी चीज़ें की हैं, पर हालात जो चीज़ें इस टाइम दिखा रही है उसे भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको लॉन्ग टर्म का विषय बताऊंगा अशोक लीलैंड के बारे में। देखो सर, सबसे पहले अगर आप इस स्थिति को समझे, इस वक्त कंपनी का शेयर 172 रुपये करीब का चल रहा है। 3 अप्रैल 2020 को कंपनी का शेयर 19 रुपये करीब का था। 3 अप्रैल 2020 को कंपनी का शेयर 19 रुपये करीब का था, जो 27 फरवरी 2026 में 211 रुपये का हो गया है। यानी करीब करीब 5.5 साल के अंदर कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म में जो बैठे होंगे, जो उतार चढ़ाव को नहीं देख रहे होंगे, जो 20 रुपये में 2020 में लेकर बैठे होंगे, तो उनका शेयर करीब करीब 10 गुना हो गया है 5-6 साल में। क्या समझे? जब हम शेयर ले लेते हैं ना, तो अपने द्वारा ही टेंशन पाल लेते हैं, और अपने द्वारा टेंशन नहीं पालते। लॉन्ग टर्म कहते हो तो फिर लॉन्ग टर्म में गिरावट भी आपको देखनी चाहिए।
20 कर लेकर अगर कोई 2020 में बैठा होगा, फिर वो 40 गया होगा, फिर थोड़ा नीचे आया होगा, फिर 50 गया होगा, फिर नीचे आया होगा, फिर 80 गया होगा, फिर नीचे गया होगा, पर वो तो बैठा था ना। अब उसका क्या टॉप दिखा दिया, 211 का दिखा दिया, यानी करीब 10 गुना बढ़ गया शेयर। क्या फ़ायदा हुआ यहाँ? लॉन्ग टर्म फ़ायदा हुआ। काम सब कुछ कंपनी सही कर रही है। और अगर इस स्थिति को, अगर मैं आपको एक स्थिति और बता दूं, तो 1 जनवरी 2019 को ₹1.13 का शेयर था। 26 साल कोई वेट करता तो 200 रिटर्न मिल जाता कंपनी के अंदर का। तो क्या मकसद है? लॉन्ग टर्म। अब 26 साल में कितने उतार चढ़ाव आए होंगे इसके अंदर। ₹1.13 का शेयर था ये। समझ रहे इस बात को कि क्या है? लॉन्ग टर्म फलता है। पर जो लॉन्ग टर्म को नहीं झेल पाते तो वो इस टेंशन में रह जाते हैं, ये तो गिर रहा है, बढ़ रहा है, फिर वो भूल जाते हैं भैया दुनिया की, देश के अंदर दूसरे नंबर पर वहाँ निर्माता है, और बस के अंदर वर्ल्ड में चौथे नंबर पर कंपनी आती है अशोक लीलैंड। टाटा मोटर का शेयर भी अगर 2020 की स्थिति के साथ देखें तो वहीं कहीं कुछ डोल रहा था, अचानक से उसके अंदर भी पंख लगे थे। क्यों? क्योंकि वो काम कर रही थी। तो लॉन्ग टर्म समझ में आ गया ना। ₹1 वाला शेयर आज देखें तो 200 की ग्रोथ है। तो वही चीज़ आपको समझनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म बेस्ट होता है। अशोक लीलैंड मुख्य रूप से कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। ये हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। पहले नंबर पर टाटा है। क्या बनाती है कंपनी? ट्रक बनाती है, बसेस बनाती है, जैसे स्कूल, स्टाफ, सिटी और इंटरसिटी बसें कौन बनाती है? अशोक लीलैंड। आप देखते भी होंगे। LCV यानी कि लाइट कमर्शियल व्हीकल, जैसे इसके जो चीज़ें आती हैं आप समझ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल भी बनाती है। डिफेंस व्हीकल्स भी कौन कंपनी बनाती है? तो इस तरीके से कंपनी वर्क करती है। अशोक लीलैंड ने सब्सिडियरी कंपनियों में 850 करोड़ रुपए तक के निवेश को मंजूरी दी। ये आज की न्यूज़ है। वो मैं इसके काम बता दी किस किस चीज़ में कंपनी करती है। अशोक लीलैंड की ने काफ़ी सब्सिडियरी हैं, जैसे हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस, HLF हो गया, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस हो गया, स्विच मोबिलिटी हो गया, एक वादी और है OHM ग्लोबल मोबिलिटी। इस तरीके की इसकी सब्सिडियरी है। अब इसके अंदर भी तो कंपनी कुछ ना कुछ निवेश करेगी। जैसे कल जियो फाइनेंस के अंदर ब्लैक रॉक, और वो तो पहले कर ही रखा है, बैंक ऑफ अमेरिका ने क्रेडिट जो इसकी एक अलग सब्सिडी थी उसके अंदर निवेश किया। इसी तरीके से कंपनी अपने अंदर ही निवेश की स्थिति वो कि 850 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 14 अगस्त को कहा कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी मीटिंग में 850 करोड़ तक के 2 इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी, जो यूके बेस्ड सब्सिडियरी है, जिसके अंदर एक तो 325 करोड़ के इन्वेस्ट को मंजूरी दे दी गई है, और दूसरा अपनी स्टेप डाउन सब्सिडियरी हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस के इक्विटी शेयर में 500 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्ट को, यानी टोटल कितना हो गया? 850 करोड़ हो गया। और दोनों इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2027 तक पूरे होने हैं। तो ये इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये भी चीज़ समझनी चाहिए कि कंपनी की और भी सब्सिडियरी हैं जिसके अंदर कंपनी अपना पैसा डालती है। अशोक लीलैंड के शेयर 2.59% गिरकर 171.67 पैसे पर आ गए। अशोक लीलैंड ने हाल के सालों में अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया है। आ गई तो वो अलग निगेटिव है, पर ये समझे कि अब चीज़ें क्या दिख रही हैं। तिमाही और सालाना दोनों आंकड़ों में अच्छी ग्रोथ दिखी है, जो मजबूत ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन का संकेत है। तो यानी कि सालों या क्वार्टर दर क्वार्टर हो, दोनों तरीके से कंपनी के अंदर अच्छे संकेत देखे जा रहे हैं। चार्ट के अनुसार आप देख सकते हैं। स्टॉक अभी 171 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसका परफॉर्मेंस इन्वेस्टर के लिए दिलचस्पी का विषय बना हुआ है। मनी कंट्रोल एनालिसिस ने 14 अगस्त 2026 तक अशोक लीलैंड के लिए वेरी बुलिश सेंटीमेंट का संकेत दिया, यानी कि आगे की स्थितियां इसकी तेजी के संकेत है, और इन्वेस्टर इसके भविष्य के परफॉर्मेंस पर करीब से नज़र रखेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें बताई गई है। अब इसका रिजल्ट भी आया था, उसके बावजूद भी, अच्छा रिजल्ट के बावजूद भी कंपनी के शेयरों के अंदर गिरावट है। अशोक लीलैंड क्वार्टर रिजल्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड 9,634 करोड़ पर पहुंच गया। मटेरियल कॉस्ट चिंता का विषय है, जिसके CEO कह रहे हैं मटेरियल जो चीज़ें लगती है कंपनी के द्वारा, मटेरियल जो आते कहीं कहीं से आते हैं यहाँ बनते हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। ये सारी चीज़ों के बारे में मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO सेनु अग्रवाल ने कहा कि बढ़ती मटेरियल कॉस्ट चिंता का विषय बनी हुई है, लेकिन कंपनी इसके असर को कम करने के लिए मतलब ये सब कुछ बना पड़ा है
मटेरियल का जो रेट बढ़ रहे हैं, पर इसको मैनेज कर रही है, यानी कि ये भी पॉजिटिव संकेत है कि भाई कंपनी मुसीबतों से लड़ने के लिए भी वर्क कर रही है। हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अशोक लीलैंड ने जून तिमाही Q1 के लिए हद तक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जो कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट तरीके से कंपनी आगे की तरफ बढ़ रही है, ये आप समझ कर चल सकते हैं। जैसे कि कमर्शियल व्हीकल वॉल्यूम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, जबकि बढ़ती मटेरियल कॉस्ट ने मार्जिन पर असर डाला है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट Q1 में साल दर साल 2.59% से बढ़कर 609 करोड़ हो गया, जो एक साल पहले 549 करोड़ का था। ये कंपनी का अब तक का सबसे ज़्यादा Q1 प्रॉफिट भी था। तो हर चीज़ में तो कंपनी अच्छी थी ना। मैंने अच्छा एक चीज़ बताई थी आपको कि जब कंपनी की सब कुछ अच्छी होती है तो वो अपने अंदर एक निवेश ले रही है। अब इस रिजल्ट को देखकर आप क्या करोगे, पकड़ोगे, और जो घात लगा कर बैठा होगा भाई कुछ आए मैं तो बेच के जाऊं क्योंकि मैंने तो भैया पहले कुछ कर रखा है इसके अंदर, हम आएंगे वो निकल जाएंगे, और वो निकल जाएंगे शेयर प्राइस गिर जाएगा, और जब शेयर प्राइस गिर जाएगा आप इसके सारे काम भूल जाओगे। रिजल्ट भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, तब भी गिर गया, मैं तो निकल रहा हूँ इस कंपनी से। तो ये सिचुएशन नहीं चलती है, आप समझ कर चल सकते हैं। अगर हम इसके रेवेन्यू यानी सेल की बात करें, जो पहले साल इसी तिमाही में 8,724 करोड़ की थी, अब कंपनी ने 9,634 करोड़ की कर दिया, जो करीब करीब 10.4% की स्थितियों को बढ़ाता है। अब अशोक लीलैंड के बारे में, उसकी यूनिट के बारे में, चीज़ों के बारे में बताया गया है, इसे मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले समझें कि कमर्शियल व्हीकल यानी कि वह वाहन होता है जिसे मुख्य रूप से कमाई व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कमर्शियल व्हीकल यानी कि छोटे ट्रक हो गए, उसमें सामान ले जाके उधर जाना है, इधर जाना है, बस हो गई, है ना, इस तरह की जो चीज़ें हैं कमर्शियल व्हीकल है, उसके अंदर कंपनी ने बहुत बढ़िया जगह बना ली है अपनी। जैसे ट्रक हो गया सामान ढोने के लिए, बस यात्री को ले जाने के लिए, मिनी ट्रक हो गया, टिपर हो गया रेत पत्थर मिट्टी और आदि ढोने के लिए, LCV छोटे कमर्शियल वाहन होते हैं, MHCV यानी बड़े ट्रक और बस होती हैं। इस तरीके के इसके सेक्शन है। अब स्थितियाँ समझो कि सबसे पहले 48,763 करोड़ यूनिट का मतलब क्या है। अप्रैल जून 2026 में यानी Q1 में अशोक लीलैंड ने कुल 48,763 कमर्शियल व्हीकल बेचे। इसका मतलब क्या है कि व्यापार करने वाले व्हीकल बेचे, इससे कंपनी की बढ़ोतरी बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। एक साल पहले Q1 में इसी संख्या को 44,238, अब कंपनी ने 48,763, जो करीब करीब 10.2% की स्थितियां मजबूत बता रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है Q1 में, और अब तक का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी है ये। तो यानी कि 4,525 ज़्यादा वाहन कंपनी ने बेचे हैं इस बार, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। और LCV में जो है जो लाइट कमर्शियल व्हीकल यानी छोटे कमर्शियल व्हीकल जिनका इस्तेमाल सामान ढोने, छोटे व्यापार आदि में होता है, LCV वॉल्यूम अगर हम देखें तो 18,874 यूनिट थी, जो 21% की स्थिति को दर्शाता है। इसका मतलब अशोक लीलैंड के छोटे कमर्शियल व्हीकल में डिमांड काफ़ी मजबूत रही है। दूसरी अगर स्थिति देखें, बड़े वाहन की स्थिति देखें तो मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल अगर देखें तो यानी बड़े ट्रक और बसेस आदि डिफेंस को छोड़कर, देखो सर यहाँ सिर्फ डिफेंस को छोड़कर स्थितियाँ बताई है, यानी कि अभी डिफेंस के लिए अच्छा बढ़िया वर्क जो है अशोक लीलैंड ने नहीं किया, पर वो पाइपलाइन में है। और जब इसका डिफेंस का इसके अंदर जुड़ जाएगा तो क्या होगा, बहुत बेस्ट होगा। क्या लिखा है, डिफेंस को छोड़कर MHCV ट्रक वॉल्यूम में करीब 15% की सालाना बढ़ोतरी हो गई है, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक जो है अशोक लीलैंड के डिफेंस के लिए वर्क करते हैं, और भी ऑर्डर मिलने की स्थितियाँ हैं। तो अभी उसे छोड़कर ये रेवेन्यू है इसका इतनी यूनिट का। इसलिए सिर्फ छोटे व्हीकल ही नहीं, बड़े ट्रक की डिमांड भी मजबूत हो रही है। एक्सपोर्ट अगर हम देखें तो कितना रहा, 2,461 यूनिट रहा, जो 48,763 टोटल वॉल्यूम के घरेलू बाजार सबसे बड़ा हिस्सा रहा है इसका, और एक्सपोर्ट भी कंपनी के बिजनेस में योगदान दे रहा है। तो वो सारी स्थितियां जहां कंपनी ने अपना अच्छा रिजल्ट कर लिया है, और अपने कमर्शियल व्हीकल जो देश के अंदर है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी की है, और विदेशों में तो कंपनी के अंदर पहले ही स्थितियाँ हैं, उसके अंदर ये चीज़ें बढ़ाएगा, और डिफेंस को इसने अभी छोड़ा है इसके अंदर, तो वो भी आगे करेगा। तो भाई रिजल्ट अच्छा है, काम अच्छा है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैंने आपको चीज़ें समझाने में सफल रहा तो वो भी आपके लिए अच्छा है।
आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर है ही नहीं, मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप है ही नहीं और आज तक ना ही मैंने बनाया है। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चिट्ठी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।